कैसी थी वो? जी। जी, जी। हाँ। ठीक, 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 ठीक। प्रेज़ेंटेशन ऑन करें? अच्छा। हाँ, कनेक्ट तो हमने कर दिया यार, कनेक्ट हो भी गया है। बस ये यार, अच्छा, इनपुट ले रहा है ऑन। अच्छा यार, ये जो ईमेल आईडी गजियाबाद का है वो आईपी हेलो। जो तुमने कल दिन डाला था उस दे। ग्रुप पे। कल आईपी जो डाला हाँ, डबल एस डबल एस वाला। ठीक। आपका अनम्यूट है, बाकी सबका म्यूट है। अच्छा, ठीक। स्टार्ट करें? आ नहीं रहा है। अच्छा, तो फिर कैसे आएगा ये? हाँ, हमारी तरफ से तो ऑन है। नहीं, इसमें जो है जब हम उसमें जा रहे हैं ना तो इसमें अभी प्रेजेंटेशन कोई वो नहीं आ रहा, की नहीं दिख रही इसमें। हेलो। कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन की कोई की नहीं दिख रही है। जैसे फुल स्क्रीन पे गए फिर प्रेजेंटेशन इनपुट लिख के आ रहा है। ठीक है, दोनों स्क्रीन पे हम ही दिख रहे हैं इस समय।
गुड आफ्टरनून, मैं लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद। आज आप लोगों को इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे लेक्चर देने जा रहा हूँ। इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन यह 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। EEDM इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो हम लोग आज इन्वायरमेंट के बारे में सबसे पहले, उसके बाद इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है और कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, इन सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का सीधा सीधा अर्थ होता है हम और हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें प्रभावित करता है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं जिनसे हम इंटरेक्ट होते हैं, जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में प्रभाव पड़ता है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इन्वायरमेंट में कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं जिन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला बायोटिक कंपोनेंट मतलब जैविक घटक, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट मतलब अजैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है? जिनमें जीवन होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, सिम्बियॉन्ट्स, एनिमल्स, मैन। मतलब जिन में जीवन पाया जाता है वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स से आते हैं, जिनमें हमारे पेड़ पौधे हो गए, अपघटक हो गए, पैरासाइट्स हो गए, जीव जंतु हो गए तथा आदमी। इसके बाद दूसरा जो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है उसे बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक। अजैविक घटक में जो मुख्य रूप से होते हैं, जो भी चीज़ें जिसमें जीवन नहीं होता, उन्हें अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे हमारा एनर्जी हो गया, सॉइल हो गया, पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, पानी हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गई, फ्लो एटमॉस्फेरिक गैसेज हो गई। मतलब वो सारी चीज़ें जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और उनमें जीवन नहीं है, मतलब अजैविक कंपोनेंट। ये सारे जो हैं इनको बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट को मिला के हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है। दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना एक दूसरे के सहयोग से, बिना परस्पर एक दूसरे के आदान प्रदान से जीवन संभव नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। हम लोग भी अगर देखें तो हमारे चारों तरफ इन्हीं 2 भागों में बटी हुई चीज़ें दिखती हैं। एक तो जीव जंतु दिखते हैं जिनमें जीवन होता है, दूसरा वे सारी चीज़ें दिखती हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। तो इस तरह से इन्वायरमेंट की जो परिभाषा होती है कि हम और हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जिनका किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, उनको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे पोल्यूशन क्या है कि एन एडिशन और एक्सेसिव एडिशन ऑफ अ सर्टेन मटेरियल्स टू द फिजिकल इन्वायरमेंट मेकिंग इट लेस फिट और अनफिट। पोल्यूशन मतलब सीधा सा अर्थ है कोई भी अनडिजायर्ड मटेरियल या अनडिजायर्ड कंपोनेंट
जो हमारे एटमॉस्फेयर को हमारे लिए खतरनाक बनाता है उसे आमतौर पे पॉल्यूटेंट कहते हैं और उस प्रक्रिया को पॉल्यूशन कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? वे मटेरियल जो हमारे वातावरण में मिश्रित होकर हमारे लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं, उन्हें पॉल्यूटेंट कहते हैं, तथा यह जो नुकसान होने वाली प्रक्रिया है इसको पॉल्यूशन कहते हैं। अब इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ ये लोग मिक्स हो सकते हैं? जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड्स हो गया। हमने पहले ही बताया कि इन्वायरमेंट इन समस्त चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो वाटर, एयर, लैंड्स जो हमारे अजैविक कंपोनेंट्स हैं, इसमें अगर कोई भी, क्योंकि ये जितने भी सारी चीज़ें हैं उनका एक निश्चित अनुपात है हमारे वातावरण में, और अगर इसमें किसी भी तरीके से इनके अनुपात में या कोई ऐसा मटेरियल मिला जिसके कारण कि वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जा रहा है, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट प्रभाव पड़ता है, और अगर यह प्रभाव बुरा है तो उसे पोल्यूशन की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि कितने प्रकार के पोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये जितने भी सारे हमारे पोल्यूशन हैं, ये देखें अगर तो एक हिसाब से अजैविक कंपोनेंट, अजैविक घटक जो इन्वायरमेंट के हैं, अगर उनमें डिसप्रोपोर्शनेट चेंज होता है तो पोल्यूशन की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन आता है, फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन आएगा, फिर सॉइल पोल्यूशन, फिर न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन को ही कहीं कहीं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे थर्मल पोल्यूशन की कंडीशन उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है प्लास्टिक पोल्यूशन, जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। प्लास्टिक पोल्यूशन, पूरे विश्व स्तर पे इस पोल्यूशन को ख़त्म करने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ और पोल्यूशन होते हैं, जैसे लाइट पोल्यूशन भी होता है। लाइट पोल्यूशन क्या होता है कि आजकल शहरों में या जो बड़े शहर हैं वहाँ पे लाइट का प्रयोग इतना ज़्यादा होता है कि जो जीव जंतु हैं या जो लोग हैं उनको दिन और रात में अंतर ही नहीं समझ में आता है। इस दिन और रात के अंतर न समझने के कारण उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट होती है, और जिसके कारण उनको नुकसान होता है। तो इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट पोल्यूशन होता है उसको हम लाइट पोल्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एयर पोल्यूशन। अब हम पहला जो पोल्यूशन हमने बताया एयर पोल्यूशन, आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयर क्या है। एयर का सीधा सा परिभाषा है कि एयर जो है निश्चित कंपोजिशन ऑफ गैसेज है। जो एयर है उसमें कुछ गैसेज हैं, उन्हीं का कंपोजिशन जो है वो एयर बोला जाता है। एयर से ही हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ये जो गैसेज जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वही एयर में है। तो सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य रूप से मेन गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी गैसें होती हैं, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, अन्य बहुत सारी गैसेज पाई जाती हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से 4 गैसेज हैं वो नाइट्रोजन जो 78.8% पाई जाती है, ऑक्सीजन 20.095% पाई जाती है, आर्गन 0.93% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाई जाती है। तो आमतौर पे हम देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये 3 मुख्य गैसें हैं। इनके प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा है ज़्यादा, और इनके चेंज होने में कोई बहुत ज़्यादा हमको नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो चौथी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यह सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम आगे देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन उत्पन्न हो रही है और क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन पैदा हो रही हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है कि जो इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर है, कौन कौन से सर्विसेज देता है। एक तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक देता है, क्लाइमेट मॉडरेट बनाए रहता है। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब क्या है कि अभी हम लोग अगर इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो एटमॉस्फेयर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये जो गैसेज हैं हमारी, इनके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सूर्य की लाइट आती है, सूर्य की लाइट जो आती है वो शॉर्ट वेव होती है, अल्ट्रावायलेट, और यह जो है एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आती है।
अर्थ पे आती है, उसके बाद जब रात होती है तो रात में अर्थ खुद रेडिएट करती है, अर्थ से भी एनर्जी निकलती है, लेकिन अर्थ से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है और वह एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, एटमॉस्फेयर में फंसी रहती है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर नियर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वो 15 डिग्री सेल्सियस है एवरेज टेम्परेचर। लेकिन अगर यही हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो अगर -18 डिग्री सेल्सियस या -18 डिग्री सेल्सियस अगर अर्थ का टेम्परेचर होता तो उस कंडीशन में अर्थ पे जीवन संभव नहीं था। तो एटमॉस्फेयर की ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये क्लाइमेट को मॉडरेट बनाए रहती है, टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रहती है, ताकि जिसके कारण हम सब यहाँ पे जी रहे हैं या जीवन संभव है अर्थ पे। उसके बाद क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर्स, और उसके बाद क्या, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मतलब एटमॉस्फेयर के कारण ये जो है हमारे एक जो हमारा जलीय चक्र है ये चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हम चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को, तो एयर पोल्यूशन में सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या है, ये एयर पोल्यूशन क्या है, केमिकल एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय नेचुरल इवेंट्स आर ह्यूमन एक्टिविटी इन हाई इनफ कंसंट्रेशन टू बी हार्मफुल। मतलब कि जब हम कोई भी केमिकल, कोई भी गैस एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा ऐड करते हैं कि वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, तो उस कंडीशन को एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन में जो हमारे पोल्यूटेंट होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक वायु प्रदूषक, और दूसरा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, मतलब द्वितीयक वायु प्रदूषक। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में कहीं कहीं पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और वैसे भी आप लोगों को जानना चाहिए। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्टली जो हमारा सोर्स होता है वहाँ से इमिट होते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। मतलब ये किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते, डायरेक्टली जो है इमिट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, जैसे हम फॉसिल फ्यूल का दहन करते हैं तो उस कंडीशन में डायरेक्ट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है और वह एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो सोर्स से इमिट होते हैं और उसी फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रहते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, वे पोल्यूटेंट जो सोर्स से इमिट होते हैं, एटमॉस्फेयर में अन्य गैसों से क्रिया करते हैं और कोई दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे हमारा स्मोक होता है, स्मोक क्या होता है, ये हमारा जब नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन क्रिया करते हैं तो एक स्मोक की कंडीशन उत्पन्न होती है, जो धुंधला धुंधला चारों तरफ हो जाता है और हमारी जो विजन होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स को पीएम भी बोलते हैं शॉर्ट में। पीएम हो गया, पीएम जैसे हम लोग बोलते हैं PM 2.5, PM 5, PM 10, तो ये पार्टिकुलेट मैटर हैं। पार्टिकुलेट मैटर ये होता है जो हमारे वायुमंडल में या जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट हो गई, लेड हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, जो सॉलिड मटेरियल्स हैं जिनका डायमेंशन बहुत कम है और वातावरण में सस्पेंड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब जैसे हमारा डस्ट हो गया, डस्ट पार्टिकल भी पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। लेकिन जिनकी साइज 2.5 माइक्रॉन से 10 माइक्रॉन के बीच में होती है, ये बहुत खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। ये क्या होते हैं कि सांस के द्वारा हमारे लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स में जाने के कारण जो लंग्स की डिजीज होती हैं वो होती हैं और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जैसे लेड हो गया, लेड क्या होता है, लेड सबसे ज़्यादा ब्रेन को अफेक्ट करता है। लेड अगर हमारे बॉडी में चला गया तो लेड से हमारा ब्रेन, मतलब ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा, आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो लेड की बहुत, इसीलिए जो पेट्रोल पंप होते हैं, जो पेट्रोल होता है पहले उसमें लेड मिलाया जाता था, अब होता है शीशा मुक्त पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल, ताकि हमारे एटमॉस्फेयर में लेड ज़्यादा ना हो और ब्रेन संबंधी बीमारियां कम हो। उसके बाद आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, फिर सल्फर ऑक्साइड हो गया, कार्बन ऑक्साइड हो गया। कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कब पैदा होती है, जब
किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसका दहन जब पूरी तरीके से नहीं हो पाता तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक गैस है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। नर्वस सिस्टम कैसे कि जब भी जैसे कोयला जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, गांव में या अंगीठी जलाई जाती है तो अंगीठी जलाने में जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसमें ज़्यादा होती है। और कभी कभी हम लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा या कहीं सुना होगा कि अंगीठी जला के लोग सो गए और सुबह देखा गया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, हमारी सांस से हमारे बॉडी में जाती है और हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे हम उस समय कुछ कर नहीं पाते और धीरे धीरे बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और यह हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। इससे डेथ भी हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि एक जो है मजदूर थे ट्रक में जो है अंगीठी जला के सो गए हो और सुबह जो है सभी की डेड बॉडी पाई गई। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी। अब उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मेथेन हो गया, बेंजीन हो गया, ओजोन भी होता है जो हमारा एयर पोल्यूशन है, फिर उसके बाद क्लोरीन। अब इसके बाद एक चित्र बना हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एयर पोल्यूटेंट जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये सारे। और मोस्ट पार्टिकुलेट्स आप लोगों को बता दिया, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंड करते रहते हैं, मतलब इधर उधर मूव करते रहते हैं, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, HNO3, ये जो एसिड बन जाता है। जैसे हमारा अगर नाइट्रस ऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके सल्फर जब रिएक्शन करती है तो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हमारे एसिड वाले एसिड जो होती है वो सारी हमारी जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आती है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा एसिड रेन, तेजाबी वर्षा। एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन में क्या होता है, जो हमारा सल्फर ऑक्साइड होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये दोनों जो है वायुमंडल में क्रिया करके ये दोनों एसिड बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बादलों के माध्यम से जब कहीं बारिश होती है तो वहाँ पे गिरते हैं तो ये होता है कि तेजाबी बारिश हो रही है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मेजर क्लासेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। मेजर क्लासेज आपको बता ही दिया गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, कार्बन ऑक्साइड्स हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ओजोन हो गया। अब पार्टिकुलेट मैटर्स में बताया था जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे सॉइल पार्टिकल हो गया, सूट हो गया, लेड हो गया, एस्बेस्टस हो गया, सी साल्ट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रॉपलेट। ये जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं ये क्या होता है, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे सड़क बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो शहरों का जो इलाका होता है, जो शहरों का बाहरी इलाका होता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होते हैं और आमतौर पे इलीगल होते हैं। तो वहाँ पे जो होता है किसी भी पोल्यूशन को रोकने का काम नहीं किया जाता और वहाँ पे हमारे पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो शहर का बाहरी इलाका होता है वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है और वहाँ के लोगों को बीमार होने की संभावनाएँ भी ज़्यादा रहती हैं। डेंजरस फॉर टू रीजन्स में कंटेन मटेरियल विद टॉक्सिक और कार्सियोजेनिक इफेक्ट, मतलब ये ऐसे मटेरियल रख सकता है जो जहरीले हो सकते हैं। कार्सियोजेनिक मतलब होता है कैंसर, जिससे कैंसर उत्पन्न होता है। तो जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं इनसे कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कैन बिकम लॉज्ड इन लंग, बहुत छोटे होते हैं इसलिए सांस के द्वारा हमारे लंग्स में जाके वहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं और बाद में हमारे लंग्स को इफेक्ट करेंगे। लंग्स कैंसर भी इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके पीछे भी ये कारण है, ये पार्टिकुलेट मैटर्स ही कारण है। फिर आता है नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या, गैसेज प्रोड्यूस बाय द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मेन रूप से ग्रीन हाउस गैसेज में है और सांस लेने में दिक्कत होती है। जहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद आता है सल्फर ऑक्साइड।
सल्फर ऑक्साइड बेसिकली कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से एक हिसाब से जान लीजिए कि सभी भी जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, सारे एयर पोल्यूटेंट्स थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होते हैं। उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, सल्फर ऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। सभी चीज़ें जो है थर्मल जो हमारा पावर प्लांट होता है उससे उत्पन्न होती है। इसीलिए थर्मल पावर प्लांट को बंद करके जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो कम हो सके। सल्फर डाइऑक्साइड में जो मेन का उसे अफेक्ट है वो क्या है? एसिड प्रेसिपिटेशन, मतलब तेजाबी वर्षा। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये बता ही दिया। कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पे ग्रीन हाउस गैस, अभी आप लोग बताएंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। हाइड्रोकार्बन्स में मेथेन होती है। मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस में बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। और मेथेन से एक फोटोकेमिकल स्मोक होता है। फोटोकेमिकल स्मोक वही बताया था जो दिन में धुंध छा जाता है, उसे फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। ये स्मोक की घटनाएं कई बार हुई हैं। एक बार न्यूयॉर्क में हुई है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। जो हमारा आई विजन है वो बहुत कम हो गया था, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो होती है वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सारे जो पोल्यूटेंट हैं ये इमिट होते हैं। और जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है सूर्य की रोशनी से क्रिया करता है, और उस कंडीशन में फोटोकेमिकल स्मॉग मतलब कि दिन में ही अंधेरा छा जाता है, और जिसके कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके कई सारे लेयर्स होती हैं, जिनमें सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेरिक बोला जाता है। उसके ऊपर जो होती है उसको स्ट्रेटोस्फेरिक बोला जाता है। तो जो हमारी ओजोन लेयर होती है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये ओजोन लेयर आमतौर पे स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में पाई जाती है। करीब हमारे यहाँ से अर्थ सरफेस से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। लेकिन जो ट्रोपोस्फीयर है इसकी ऊंचाई आमतौर पे एवरेज ऊंचाई जो होती है वो 16 किलोमीटर होती है। तो इसके ऊपर हमारा पहला जो होता है क्षोभ मंडल हिंदी में बोलते हैं, दूसरा क्या होता है समताप मंडल। तो जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है और इसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन पाई जाती है। लेकिन जो हमारे पोल्यूशन के कारण जो है ओजोन जो है मैन मेड पोल्यूटेंट के कारण ओजोन हमारा कुछ ट्रोपोस्फीयर में भी पाई जाने लगी, क्षोभ मंडल में, जो कि ये भी फोटोकेमिकल स्मॉग में सहायता करते हैं। मतलब जो धुंध छाता है और ओजोन से कैंसर की स्किन डिजीज की भी बीमारी होती है। तो आमतौर पे जो हमारा क्षोभ मंडल में अगर ओजोन बनने लगी, ओजोन क्या होता है, ओजोन बेसिकली 3 ऑक्सीजन के पार्टिकल होते हैं। जैसे आमतौर पे जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है, लेकिन ये O3 होता है। तो ये क्या होता है, सनलाइट से क्रिया करके जो होते हैं O2 जो है, एक O2 टूटता है दूसरे से तो O3 बनता है। तो O3 अगर ये हमारे ट्रोपोस्फीयर में बनने लगा तो उससे भी फोटोकेमिकल स्मॉग की कंडीशन होती है। स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन, ये मैं बता ही रहा हूँ कि जो हमारी मुख्य रूप से जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो 20 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो इसका मेन काम क्या है, ये जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से उसको रोकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे पोल्यूटेंट हो रहे हैं जिनके कारण हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में भी क्या हो रही है, छीण हो रही है। और जो है अल्ट्रावायलेट, जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो भी अर्थ पे आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा अगर हमारा ओजोन छीण हो रहा है उसको आमतौर पे ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ये दक्षिणी ध्रुव पे है, अंटार्कटिका पे, उसके बाद फिर आर्कटिक पे, फिर उसके बाद इधर हमारा साउथ अमेरिका में जो नीचे वाले देश हैं इन सब जगह यहाँ पे ओजोन डिप्लेशन ज़्यादा है। ओजोन डिप्लेशन से क्या होता है, अगर ओजोन लेयर हमारी क्षय हो रही है तो उसके कारण खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आएंगी तो जो जीव जंतु हैं उन पे पड़ेंगी और उनकी स्किन डिजीज होती है, आमतौर पे कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो साउथ में है, और वो साउथ में है और वहाँ पे ओजोन डिप्लेशन ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे स्किन डिजीज ज़्यादा हो रही है और स्किन कैंसर की बहुत ज़्यादा समस्या है ऑस्ट्रेलिया में।
नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। जो हमारा घर के बाहर जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें मेन क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो 2 मेन सोर्सेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री। फॉरेस्ट फायर भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री है। जो हमारे ट्रांसपोर्ट जितने भी चीज़ें हैं, जो व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, कार हैं, बाइक्स हैं, जिनमें भी हम पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं, ये सभी चीज़ें एयर पोल्यूशन के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। 57% एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो हो रहा है 12% हो रहा है। फ्यूल कंबंशन, जहाँ पर भी हमारे फ्यूल कंबंशन मतलब फॉसिल फ्यूल्स में 2 ही आते हैं आमतौर पे देखा जाए तो, हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। और भी चीज़ें आती हैं, नेफ्ता हो गया और एयर ट्रैफिक पेट्रोल हो गया, जो हमारा इसमें प्लेन में यूज होते हैं। ये सारे मतलब जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके कंबंशन से जो हमारा गैसेज निकलती हैं वो जो होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के अलावा उनका 21% योगदान है। इंडस्ट्रियल में जैसे हमने बताया आप लोगों को थर्मल हो गया, जहाँ पर भी इंडस्ट्री यूज हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है 12% है। ये कोयले का जो होता है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे जो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स इनको बोले जाते हैं और इनके कारण इनके कंबंशन से हमारा एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो। ये देखो ये चित्र एक बना हुआ है, फोटोकेमिकल स्मॉग लॉस एंजल्स में ये चित्र अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा तो वहाँ पे एक धुंध टाइप का छा गया है, केवल थोड़ा बिल्डिंग दिख रही हैं और ये जो है फोटोकेमिकल स्मॉग की घटना है, जो ओजोन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, इन सब के रिएक्शन से बनती है और पूरा धुंध छा जाता है, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता और एक्सीडेंट या बहुत सारे दम घुट के लोगों की डेथ हो जाती है। जो हमारे ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको बहुत समस्या हो जाती है, बच्चों को समस्याएं हो जाती हैं और इस तरह कंडीशन आ जाती है तो गवर्नमेंट भी इस कंडीशन में कुछ नहीं कर पाती है। अब गवर्नमेंट को समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करें, तो ऐसी कंडीशन ना उत्पन्न हो। ये 2-3 बार इस तरह की पूरे वर्ल्ड लेवल पे घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये लॉस एंजल्स एक उदाहरण है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग का एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद इसमें है फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मोटा जानिए, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और सोलर एनर्जी मतलब लाइट। इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति में फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको बताया, ये हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है, इन सब जगह से होता है और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी पैदा होती है और सनलाइट। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो वहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न होता है और धुंध छा जाता है। फिर होता है सोर्सेज ऑफ स्मोक इन लॉस एंजल्स में जो घटना हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसमें जो एयरक्राफ्ट से 18% आया था, ट्रक वगैरह से 53% आया था, इंडस्ट्री से 23%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। केस इन पॉइंट एयर पोल्यूशन इन बीजिंग एंड मैक्सिको सिटी। ये बीजिंग का और मैक्सिको सिटी का उदाहरण है। जो हमारा लेफ्ट में चित्र है वो बीजिंग का है और यहाँ पे जो चित्र है मैक्सिको सिटी का। तो ये वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। अपने यहाँ वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस करने से बेहतर है हम अपने यहाँ के डिस्कस करें। अपने यहाँ जो है सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में। दिल्ली के जो NCR रीजन है, यहाँ पे जो धुंध छाता है ये आपका ठंड के महीने में शुरू हो जाता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन सब महीनों में बहुत ज़्यादा धुंध की समस्या होती है और उसके पीछे मेन रीज़न यही होता है। जो दिवाली में हम लोग क्रैकर्स, पटाखे जो वो करते हैं, उसके कारण धुंध पूरा छा जाता है। और उसके साथ साथ जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है और ओपन कंस्ट्रक्शन है, ये इन सब चीज़ों के कारण दिल्ली में धुंध बना रहता है। वो करीब 3-4 महीने तक बना रहता है और उससे लोगों को 3-4 महीने तो नहीं, करीब 1 या 2 महीने, जब तक बारिश न हो जाए। बारिश होने पे धुंध हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वो धुंध बना रहेगा और उससे बहुत सारा लोगों को दम घुटने की समस्या होने लगती है। लोगों के वर्क फंक्शन पे इफेक्ट होने लगता है, आई विजन कम हो जाता है, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब उसमें अगर हम ये देखें कि ये समस्या केवल जैसे इंडिया में दिल्ली एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है और दिल्ली के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आप लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी अब की बार कहा था कि पटाखे नहीं दगाने हैं दिल्ली में,
लेकिन उसको जो है लोगों ने दगाए। फिर भी जो है ये देखना है कि उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न अगर मेन जो सबसे बड़ा रीजन है वो जियोग्राफिकल रीजन है दिल्ली में, क्योंकि हमारे पास अगर पॉपुलेशन देखें तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इन सब की पॉपुलेशन करीब करीब बराबर है। लेकिन वहाँ पे ये स्मॉग या धुंध वाली समस्या नहीं देखने को मिलती, लेकिन दिल्ली में देखने को मिलती है। और इतना ज़्यादा देखने को मिलती है कि दिल्ली में कभी कभी ऑड इवन की कंडीशन लगाई जाती है कि ऑड के इस दिन गाड़ियाँ ये चलेंगी, उस दिन वो चलेगा, इस दिन जो है लोग अपनी कार से नहीं निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, तो धुंध को ख़त्म करने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है जियोग्राफिकल रीजन। दिल्ली का जो साइट है, दिल्ली जहाँ पे बसी हुई है, उसके पीछे कारण क्या है कि ये ऐसी जगह बसी हुई है कि चारों तरफ से हवाएं जो है दिल्ली में जाके इकट्ठा होती हैं। और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये सब कोस्टल सिटीज़ हैं, ये सब समुद्रों के किनारे बसी हुई हैं। तो आप लोग थोड़ा सा भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हवाएं होती हैं वो जो कोस्टल एरिया होती है वहाँ दिन में एक तरफ चलती हैं और रात में एक तरफ चलती हैं। उसके कारण क्या होता है कि हवाएं वहाँ पे स्वैप होती रहती हैं। मतलब जो भी स्मॉग या जो भी पॉल्यूशन की घटना होती है वो क्या होती है कि अगर दिन में हो रहा है तो रात में क्या हो रही है, समुद्र की तरफ चली जा रही है। उससे वहाँ पे धुंध की समस्या नहीं। लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली में क्या है कि इसके चारों ओर, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, इन सब जगह इसी समय क्या होता है कि धान की खेती होती है, धान की कटाई होती है। तो कटाई से क्या होता है कि अभी जैसे पंजाब, हरियाणा ये सब जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर का पूरा मैकेनाइजेशन हो गया है। यहाँ पे क्या होता है कि हम मशीनों से ही बुवाई करते हैं, मशीनों से ही कटाई करते हैं। तो कटाई के उसमें क्या होता है कि पहले जब हाथ से कटाई करते थे तो पूरा नीचे से काटते थे जो हमारा धान होता है, लेकिन अब जब मशीनों से काटते हैं तो ऊपर ऊपर की उसकी जो बार्ली होती है उसी को काट लेते हैं और उसके बाद पूरा धान खेत में ही खड़ा रहता है, उसी में आग लगा देते हैं। जब आग लगा देते हैं तो उससे धुआं पूरा होता है और वो धुआं आके दिल्ली में इकट्ठा होता है। तो इसीलिए जब जो है दिल्ली में एनसीआर में जितने भी ज़िले आते हैं वो सभी गवर्नमेंट सभी जो है मिल के प्लान बनाए हैं कि मतलब अगर कहीं पर भी इस तरह से कोई फार्मर इस तरह से जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी और बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। तो दिल्ली में एक तो ये होगा ज्योग्राफिकल रीजन है और एक रीजन है जिसके कारण क्या हो रहा है कि सारे जगह की हवाएं जो है वहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं। जैसे आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ ये आता है कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे हवाएं आके इकट्ठा होती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब लो प्रेशर। और दिल्ली क्या है, अर्बन एरियाज है। अर्बन एरियाज में आप आमतौर पे देखेंगे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण क्या है, क्या बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं, बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं, एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे हीट हमेशा उत्पन्न होती रहती है। और बिल्डिंग्स वगैरह क्या करती हैं, सनलाइट की हीट को ट्रैप कर, इससे वहाँ का टेम्परेचर गांव के एरिया के टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा रहता है। तो अगर दिल्ली में टेम्परेचर ज़्यादा है तो अगल बगल के जो प्रेशर है वो कम होगा और हवाएं अगल बगल से दिल्ली में आएंगी। तो इस कारण से दिल्ली में हमारा स्मॉग की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है, ये क्या कहते हैं आपके इसमें दिया हुआ है, पूरा स्लाइड में दिया हुआ है। इसमें जैसे लो लेवल एक्सपोजर क्या है, इरिटेट्स आइज, काज इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि हम जब गांव से शहर में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारी आंखों में इरिटेशन टाइप की होने लगती है, खुजली टाइप की होने लगती है, जलन टाइप की होने लगती है। उसका मेन कारण क्या है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेते हैं लंग्स में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। और एयर पोल्यूशन से हमें अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो गया, तमाम सारी बहुत सारी बीमारियां हमने गिना भी दिया आप लोगों को, ठीक है। सर दर्द भी कभी कभी हो जाता है, सर दर्द हो रहा है, और जो है हार्ट डिजीज हो जाती हैं, लंग्स की डिजीज होती हैं, इम्यून सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है, नॉइज पोल्यूशन अगर हो रहा है तो हमारे कान में दिक्कत हो जाएगी, इरिटेशन बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता घट जाती है, सांस की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद अलग अलग जो है क्या कहते हैं कि हेल्थ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, अलग अलग जो हमारे पोल्यूटेंट हैं उससे क्या क्या हेल्थ इफेक्ट हो गए दिया है। जैसे ओजोन हो गया, ओजोन से क्या होता है, आँख जलने लगती है, कफिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में जो है दर्द होने लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं।
चिल्ड्रेन एंड एयर पोल्यूशन, मतलब बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके लंग्स पे प्रभाव पड़ सकता है, उनके आइज पे प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पे। अब मेन आता है कि एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए जो होता है, जो हमारी क्या कहते हैं कि फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाते हैं। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो कुछ तो जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि वहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को वहीं पे इकट्ठा कर लेंगे। और कुछ जो होते हैं, जैसे अभी आगे देखें तो पार्टिकुलेट मैटर अगर हमारा वहीं इकट्ठा हो गया, डस्ट वगैरह सारी चीज़ें चिमनी के पास ही इकट्ठा हो गए तो वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे, तो जिससे हमारी सांस वगैरह की समस्याएं जो होती हैं वो नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है स्क्रबर्स। स्क्रबर्स भी होते हैं, ये सारी गाड़ियों में लगाए जाते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं कि व्हीकल्स होते हैं, इन सब में लगाए जाते हैं। ये भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। उसके बाद अदर वेज टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। अब इसमें क्या है कि सल्फर कंटेंट को हमें कम करना है और ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद एक है ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। हम बता रहे थे आप लोगों को कि जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और एयर पोल्यूशन के कारण ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है, ओजोन का क्षय हो रहा है। तो उसके पीछे मेन जो गैसेज होती हैं उनको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किन किन इनके सोर्स क्या हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं हमारा क्या कहते हैं सोर्स हो सकते हैं जो हमारा जो भी हमारे कूलेंट होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, और क्या कहते हैं कभी ये जो डिओड्रेंट होता है ये भी मेजर सोर्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। और रेफ्रिजरेंट जो हमारा क्या कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज होते हैं, इन सब जगह जहाँ पर भी हम CFC का प्रयोग करते हैं वो जो है उससे जो CFC गैस है वो ओजोन डिप्लेशन में क्या करती है, उसको बढ़ावा देती है। इसीलिए अब CFC गैस का प्रयोग करीब करीब बंद, हर एक सभी देशों की सरकारों ने CFC पे प्रतिबंध लगा दिया है। इसके स्थान पे अमोनिया गैस का प्रयोग किया जा रहा है। अब जो है ये एक मैप दिखाया गया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कहाँ पे ओजोन डिप्लेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये अंटार्कटिका है, जहाँ सबसे नीला ज़्यादा है वहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे ओजोन डिप्लेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। अब उसके बाद ओजोन डिप्लेशन इन इंस्टीट्यूट। अब ये ओजोन डिप्लेशन से जो हमारी जैसे बीमारी कौन कौन सी होती है, ये स्किन पे एक स्पॉट बना हुआ है, ये स्पॉट धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेगा। तो आई कैटरैक्ट्स आँख की बीमारी होती है, स्किन कैंसर होता है। वीकेंड इम्यूनिटी यानी हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी कम कर देता है, और फसलों के भी नुकसान कर सकता है, बहुत सारे डिसरप्शन कर सकता है। नेक्स्ट आता है रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर। ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, जिसमें रिडक्शन ऑफ CFC मतलब CFC को ख़त्म करने की बात कही गई थी, और CFC की जगह HCFC प्रयोग करने की बात कही गई थी। लेकिन यही जो HCFC है ये ग्रीन हाउस गैस है, तो अब जो है HCFC को भी ख़त्म करने की बात कही जा रही है। एसिड डिपोजिशन बता रहे थे आप लोगों को कि एसिड जो रेन होती है वो भी जो है एयर पोल्यूशन कारण ही होती है। जब हमारा pH वैल्यू जो है 7 से कम होता है तो उस कंडीशन में हमारा एसिड बनते हैं। तो pH स्केल जैसे हमारा 7 से कम है, 4.6 या 4 के करीब होता है, तो उस समय उसको हम एसिड रेन की संज्ञा देते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सारी गैसेज हैं, ये जब जो है वायुमंडल में रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर से तो ये एसिड बना लेती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और ये एसिड जो है बादलों में बूंदों के रूप में रहती हैं, और जब भी बारिश होती है तो ये जो है जहाँ बारिश होती है वहाँ एसिड रेन उसको बोलते हैं, और उससे बहुत सारा इफेक्ट होता है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों पर होता है, सब पीले हो जाते हैं। अगर लेक है, कोई रिवर है, तो रिवर और लेक में जो जीव जंतु हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। जो मिट्टी है वो हमारी एसिडिक हो जाती है तो उसकी फर्टिलिटी पे प्रभाव पड़ता है। ये सारा इसमें दिया गया कि इफेक्ट क्या होता है। फिर एसिड डिपोजिशन एंड फॉरेस्ट डिक्लाइन, जैसे अगर
एसिड रेन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। ठीक है। एयर पोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड मतलब कभी कभी एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि एग्जाम्पल के तौर पे है, जैसे क्या कहते हैं कि 5 वर्स्ट सिटीज इन वर्ल्ड में बीजिंग हो गया, चाइना, मैक्सिको सिटी, ये तो मतलब क्या कहते हैं कि पुराना डेटा है। सबसे जो नया डेटा है अभी WHO का है, उसका कहना यह है कि विश्व की 15 जो है सबसे प्रदूषित शहरों में इंडिया के 14 शहर आते हैं। तो इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग कितने जो है प्रदूषित शहरों में रह रहे हैं। ठीक है। एक ऐसा समय था जब दिल्ली जो है नंबर 1 पे प्रदूषण में आ चुका था। ठीक है। लेकिन दिल्ली और बीजिंग इन दोनों में कंपटीशन बना रहता है। तो बीजिंग में क्या है कि वहाँ पे बहुत हार्ड रूल्स लगा दिए जाते हैं, तो इससे वहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाती है। तो दिल्ली और बीजिंग में दोनों में नंबर 1 नंबर 2 का कंपटीशन बना रहता है। उसके बाद होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, जो इसका इंडोर पोल्यूशन में जो हम लोग AC यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, तमाम सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे हमने गाड़ी ही अंदर ला के खड़ी कर दी, बहुत सारी चीज़ों से ये इंडोर पोल्यूशन होता है। ये भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे AC हो गया, AC में क्या होता है कि AC क्या करती है कि बाहर से हवा लेती है और उसको अंदर ले आती है, फिर अंदर से हवा लेती है उसको बाहर करती है। तो कभी कभी जो बाहर से हवा लेके अंदर ले आती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर आते हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उसको हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स को नुकसान करते हैं। इसीलिए AC में फिल्टर लगाया जाता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें आप लोगों को पोल्यूशन के जो अन्य टाइप्स हैं उनके बारे में समझाया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इसके बाद क्या प्रश्न पूछना है क्या किसी को? प्रश्न अगर किसी को कोई हो तो ईमेल आईडी नोट करें, उस ईमेल आईडी पे भेजिए आप लोग, उसमें आप लोगों का समाधान होगा। VENKAT.72@gmail.com। और क्या कहते हैं कि आप लोग अगर वो तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। अगर अभी तुरंत किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो व्हाट्सएप कर सकता है मुझे। 5 या 6 बजे तक आप लोग कर दीजिए, आप लोगों को सवाल का जवाब मिलेगा। 8447 नंबर नोट करिए, व्हाट्सएप नंबर 8447394970। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग इस नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रॉपर रिस्पांस दे सकूँ। थैंक यू।